नमस्कार, जीके प्राइम में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद कुमार। दर्शकों, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया जो रामदास अठावले की पार्टी है, उसका आगाज जम्मू कश्मीर में हो गया है। रामदास अठावले अपने बयानों को लेकर के उनका अंदाज ही अलग सा है। जब भी कभी वो पार्लियामेंट में बात करते हैं, लोकसभा में, तो शेरो शायरी से बात करते हैं। आज उन्होंने जम्मू में अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने ओवैसी के इन बयानों को लेकर के कि कहीं ना कहीं मुस्लिम समुदाय के साथ ठीक नहीं हो रहा है, उन्होंने कहा कि ये ओवैसी मिसलीड करते हैं, यानी गुमराह करने की राजनीति करते हैं। अगर कोई योजना बनती है वो किसी विशेष धर्म के लिए नहीं बनती है, और इतनी योजनाएं केंद्र सरकार ने बनाई है जिसका लाभ हर एक धर्मवासी को मिल रहा है। अगर हम डट कर वहां बैठेंगे तो पुलिस हमारे ऊपर लाठीचार्ज करके हमको भगा दी थी, लेकिन सरकार ने इनको कोई भी हाथ नहीं लगाया। मतलब किसान अपने हैं, अपने देश के किसान हैं, तो उनके ऊपर सत्ता का और पुलिस का वापर करना अच्छी बात नहीं है। इसीलिए सरकार ने उनको बैठने का मौका दे दिया। लेकिन इतने दिन 9 महीने 10 महीने बैठने का नहीं, मुझे लगता है कि जो हमारे AIMIM के जो लीडर है, हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, वो ओवैसी है, तो मुस्लिमों को मतलब संभालने के लिए बीजेपी बहुत बड़ी ताकतवर वहाँ खड़ी है। योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने, बीजेपी ने मुसलमानों के लिए मतलब पूरी मदद की है। वहाँ के जो मदरसा है उनके लिए मदद की है, इसलिए मतलब वहाँ कोई नेता नहीं, ऐसा बोलना ठीक नहीं है। और ओवैसी मतलब हैदराबाद के है, तेलंगाना के हैं, तो वहाँ तो लीडर है, लेकिन वहाँ लोकल लीडर नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इस भूमिका लेकर आगे चल रहा है। और इसीलिए बीजेपी के जो लीडर है योगी आदित्यनाथ जी है, ये मुसलमानों के भी वहाँ के लीडर है। और इसीलिए मुसलमानों का हमारा अपील है कि भाई ये भड़काऊ भाषण की तरफ ध्यान मत दीजिए। अपने समाज के विकास के लिए आपने बीजेपी का साथ देना चाहिए, इंडिया का साथ। दिग्विजय सिंह के बयान पर पूछे सवाल पर रामदास अठावले का कहना था कि ये कुछ ऐसे सियासतदान होते हैं जिनका सिर्फ सुर्खियों में बने रहने के लिए इस तरह के स्टेटमेंट देते हैं। दरअसल उनका कहना है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विचाराधीन जो स्कूल आते हैं उनमें कोई भी फिरका प्रस्ती की बात नहीं सिखाता है। ये दिग्विजय सिंह सुर्खियों में बने रहने के लिए इस तरह की स्टेटमेंट देते हैं। मुझे लगता है कि दिग्विजय सिंह जी बयान में बिल्कुल कोई तथ्यता नहीं है। दिग्विजय सिंह जी बड़े नेता है, वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के महामंत्री है ऑल इंडिया के, और मतलब RSS इसकी तरह की शिक्षा बिल्कुल नहीं देता है। जो मतलब हमारे मोहन भागवत जी है, ये हमेशा मुसलमानों को सपोर्ट की बात करते हैं, मुसलमान भी हमारे ये बात करते हैं। और इसीलिए मतलब भारतीय जनता पार्टी का मुस्लिम मोर्चा भी है, माइनॉरिटी मोर्चा भी है, और उसमें मुस्लिम समाज के कई नैनीतालों का कार्यकर्ता उसमें है। तो इसीलिए दिग्विजय सिंह जी के बयान बिल्कुल तथ्यता नहीं है। हम सब भारतीय है, ये भूमिका मतलब RSS की है, और इसीलिए दिग्विजय सिंह जी के जो बयान में बिल्कुल तथ्यता नहीं है, ये बयान झूठा बयान है। दर्शकों, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के बयान को लेकर के हाल ही में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने यह कहा था कि तालिबान से केंद्र सरकार को बातचीत करनी चाहिए। उनका यह तर्क था कि कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट की हुई है, वहां पे निवेश किया हुआ है अफगानिस्तान में, लिहाजा जो तालिबान के शासक है उनसे बातचीत करनी चाहिए, वो बीच का रास्ता निकालना चाहिए। लेकिन रामदास अठावले सीधे सीधे कहते हैं कि तालिबान से बात करने की कोई तुक नहीं बनती है, वहां पे मानवाधिकारों का हनन हो रहा है और ना ही वहां पर लोकतंत्र है। मुझे लगता है कि फारूक अब्दुल्ला जी हमारे सीनियर लीडर है, आदरणीय नेता है,
जम्मू कश्मीर के नेता है और वो वहाँ के मुख्यमंत्री भी रहे, केंद्र में मंत्री भी रहे हैं। लेकिन उनका जो बयान है कि भाई तालिबान से बात करनी चाहिए, ये इससे हम सहमत नहीं है। मतलब तालिबान से बात करने के बजाय अफ़गानिस्तान से बात करनी चाहिए। और अफ़गानिस्तान पर आतंकवादी एक्टिविटीज़ को लेकर उन्होंने कब्जा किया है और इसीलिए मुझे लगता है कि तालिबान का सपोर्ट करना बिल्कुल ठीक नहीं है। वहाँ के महिलाओं पर अन्याय हो रहा है, लोगों पर अन्याय हो रहा है और तालिबान को वहाँ से हटाना चाहिए। इसी तरह की हमारी दर्शकों, अल्ताफ बुखारी इन दिनों जम्मू में है और अपनी पार्टी में पार्टी एक्टिविटीज लगातार बढ़ती जा रही हैं। आज भी कुछ महिलाओं ने पार्टी का दामन थामा, लेकिन आपको बताते चले आज एक मरतबा फिर अल्ताफ बुखारी ने कहा है कि 5 अगस्त 2019 के बाद की जो स्थितियां हैं, खुद को जम्मू कश्मीर यूटी का वासी ठगा हुआ महसूस करता है। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि जो दरबार मूव बंद किया गया है उससे जम्मू के व्यापार को, जम्मू के कारोबार पर सीधा असर पड़ा है। आइए 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 आइए। चलिए आइए सर। भाई पीछे बात सच है भैया, दिन ब दिन क्लियर हो रहा है कि हम लूट गए। उस दिन हम लूट गए। अब अल्लाह के फजल से हम अगर की बात नहीं करते हैं, हम कहते हैं इंशाल्लाह ज़रूर दरबार मूड वापस लाएंगे। क्यों नहीं लाएंगे? हम देख रहे हैं जोक दर जोक हमारे साथ लोग जुड़ रहे हैं, कश्मीर में भी जुड़ रहे हैं। क्यों? हमारी दोगली सियासत नहीं है। हम जो बात करते हैं यहाँ पर भी वही बात करते हैं और श्रीनगर में भी वही बात करते हैं। आहिस्ता आहिस्ता लोगों को समझ आ गई है कि एक जमात सामने आई है जिसे कोई वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं है अपना। एक ही इंटरेस्ट है कि पुरानी रियासत को कैसे लाएं, अपनी आइडेंटिटी को कैसे वापस लाएं और जो हमारे साथ ये खिलवाड़ हो रहा है इसको कैसे ख़त्म करें। दर्शकों, अब हम बात करेंगे पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम की। इस प्रोग्राम के तहत केंद्रीय मंत्री लोगों के साथ मुलाकात कर रहे हैं। अनुराग ठाकुर पहले लेह में थे, लद्दाख में थे, कल श्रीनगर में थे। उन्होंने जोजिला टनल का निरीक्षण किया, किस तरीके से टनल का निर्माण चल रहा है और कितनी तेजी और कितनी रफ्तार है। साथ ही साथ जेडमोर टनल के अलावा भी उन्होंने कई और परियोजनाओं का फाउंडेशन स्टोन भी रखा और उद्घाटन भी किया। ये एक ऐसा आउटरीच प्रोग्राम है जिसके तहत जो मंत्री हैं बिल्कुल लोगों के करीब जाते हैं, लोगों की समस्याओं को सुनते हैं, लोगों की समस्याओं को सुनने के साथ साथ उनका निवारण भी करते हैं। और जो प्रेस्टिजियस प्रोजेक्ट हैं उन प्रोजेक्ट को लॉन्च करने में, उन प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करने में क्या देरी हो रही है या फिर समय पे हो पाएगा, इस पर भी चर्चा करते हैं। अनुराग ठाकुर ने कहा कि इस टनल के निर्माण से 12 महीने जो है श्रीनगर से लद्दाख जुड़ा रहेगा और सैलानी भी आते रहेंगे और रक्षा के लिहाज से भी ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। DGRDA necessary minister. I am from ministry. Yes. October 1st को लिया। Alignment actually बनता है सर, पहले तो space was supposed to be step by step going that part. इन्हें लाइनें हम बाद में करते हैं जब हम शुरू करने के बाद। Because of a lot of elevation difference. जेडमोर टनल पर उसके वेस्टर्न एंड पर खड़े हैं। यहाँ से सोनमर्ग घाटी कट जाती थी 5-5 महीनों के लिए, ना श्रीनगर से जुड़ पाते थे ना बाकी देश से जुड़ पाते थे। ये जेडमोर टनल बनने के बाद सोनमर्ग घाटी 12 महीने के लिए खुल जाएगी। पर्यटकों के लिए भी, सेना के जवानों के लिए भी, जिनको राशन पहुंचाना भी, पेट्रोल डीजल और बाकी पदार्थ पहुंचाने भी बहुत मुश्किल होते थे। पर्यटन का आना जाना तो दूर की बात थी कि
क्योंकि स्थानीय लोग भी अपने घर परिवार छोड़कर 4-5 महीने के लिए बाकी जगह के लिए पलायन करते थे। अब ना पलायन होगा बल्कि पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। पर्यटन अब केवल अमरनाथ यात्रा तक जो सीमित रहता था कि पालकी, पोनी, पिट्ठू और टेंट तक ही सीमित रहता था, अब पर्यटन के नए क्षेत्र जुड़ेंगे। स्कीइंग होगी, हेली स्कीइंग होगी, ट्रैकिंग होगी, लोग बर्फ देखने आएंगे, सोनमर्ग की सुंदरता को देखने आएंगे। आने वाले वर्षों में एक बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन NHAI, DCL की और हमारे सड़क परिवहन मंत्रालय की न केवल जम्मू कश्मीर के लिए ये बहुत लाभकारी सिद्ध होगी यहाँ के स्थानीय लोगों के लिए, बल्कि देश की रक्षा सुरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। दर्शकों, महकमों के नाम बदलने से स्थितियां और परिस्थितियां नहीं बदलती हैं। भले ही हमने PHE, पब्लिक हेल्थ इंजीनियर डिपार्टमेंट का नाम बदल करके जल शक्ति रख दिया हो, लेकिन क्या इस जमाने में जब हम बात करते हैं स्मार्ट सिटी की, जब हम बात करते हैं चांद की, बात करते हैं परमाणु शक्ति की, इस जमाने में भी लोगों को बर्तन लेकर के कोसों दूर पानी के लिए दरबदर होना पड़ता है। तो हमें कहीं ना कहीं शर्म भी महसूस होती है कि नाम बदलने से स्थितियां नहीं बदली जाती हैं। भद्रवा की बात कर रहे हैं, जो दृश्य आप देख रहे हैं, इतने लोग ये पानी की तलाश में निकले हुए हैं और पानी भर करके वो कितनी कोसों दूर जाएंगे, ये हालत है। हमने PHE से बदल करके जल शक्ति तो रख दिया, लेकिन इनकी तकदीर कब बदलेगी? नाम बदलने से आम लोगों की तकदीर नहीं बदल सकती। स्थानीय लोगों का कहना है कि बार बार आग्रह करने के बावजूद भी सरकार उन्हें पानी तक मुहैया नहीं करवा पा रही है। तो ये चिंता का विषय है। सरकार को इस पर चिंतन करना होगा और जो संबंधित अधिकारी हैं उन पर उनको भी पुनर्विचार करना चाहिए। इतने दूर से हम पानी ले रहे हैं, गवर्नमेंट से अपील है कि हमें पानी दे दिए जाए। एक बर्तन भरने तक 1 घंटा लगता है और शाम तक, सुबह से लेकर शाम तक पानी भरने में ही जाता है। तो और काम कब करेंगे हम? गवर्नमेंट से ये अपील करते हैं कि हमें पानी दे दी जाए। हाँ, तो हमें यहाँ पे पानी की बहुत समस्या है। हम गवर्नमेंट के पास ये अपील करते हैं कि हमें पानी और पाइप जितनी भी जल्द हो जाए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हमारे यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे भी आते हैं पानी लेने के लिए। आप देख सकते हो, छोटे छोटे बच्चे हमारे पानी लेने के लिए आते हैं और वो बेचारे पढ़ने के लिए तो उन्हें टाइम लगता नहीं, क्योंकि हमें पानी पूरा ला के ख़त्म होता ही नहीं। हमें पानी लाने का एक ही काम है और हम चाहते हैं, गवर्नमेंट से ये अपील करते हैं हमें पानी दे दें और नई स्कीम, नई पाइपें दे दें। हमें पूरी जितनी पाइप थी पूरी डैमेज हो चुकी है। हमने बड़ी अर्ज़ की डी साहब के पास, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। तो हम चाहते हैं कि हमें पानी जल्द से जल्द दे दें। हमारे को पानी की बहुत दिक्कत आ रही है। हमें बड़े दूर से पानी लेना पड़ता है, 1-1.5 किलोमीटर आते हैं, पानी लेकर जाते हैं। तो यहाँ पे भरने में बहुत टाइम लग रहा है। यहाँ पे भरने में बहुत टाइम लगता है, पानी नहीं है। जो हमारी PHE स्कीम थी वो भी डैमेज हो चुकी है। हमारी कोई सुनवाई नहीं करता किसी के साथ। हम अगर बोलें भी तो हमने जो भी फॉर्म देना वो पकड़ लेना उन्होंने, तो बस उसके बाद उस फॉर्म की कोई सुनवाई नहीं है। हम कितना बोलें उनको कुछ नहीं है। जब गवर्नमेंट वोट मांगने आती है तो हम क्या करते हैं कि वो हमारे साथ 2-3 वादे करके चले जाते हैं। तो हमने सुना था कि सरकार आएगी जी बीजेपी की, तो उस टाइम हम सोचते थे कि नहीं, अगर बीजेपी की सरकार आएगी तो कुछ ना कुछ हमारे लिए करके जाएगी। तो सर आज तक यहाँ पे पानी की बहुत समस्या है। यहाँ पे पानी का कोई भी मतलब सोर्स नहीं भर रहा है कि जिस तरीके से हमें पानी मिले। कश्मीरी विस्थापित पंडितों को हल्की राहत जरूर मिली है,
और अगर बात की जाए कि जो उनके संपत्ति पर अवैध कब्जा था वो आहिस्ता आहिस्ता छुड़ाया जरूर जा रहा है, लेकिन पंडित समुदाय के नेता अभी भी नाखुश हैं। उन्होंने कहा कि नाम मात्र हो रहा है। बहुत सारे मंदिर हैं, बहुत सारे शमशान घाट हैं, बहुत सारे स्कूल हैं जिन पर अभी भी अवैध रूप से कब्जा है, लेकिन उनकी निशानदेही नहीं की जा रही है। उनको आइडेंटिफाई करके उनको खाली करा करके जो असल मालिक है उन तक देना चाहिए। सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि ये जो पोर्टल सरकार ने बनाया है जिसमें कि लोग अपनी कंप्लेंट रजिस्टर कर सकते हैं और फिर सरकार उन कंप्लेंट्स के आधार पे वहां पर इन्वेस्टिगेशन करके उनको हटाने की, उन कब्जों को हटाने की कोशिश कर रहा है। ये एक लंबी प्रोसेस है, बहुत लंबी प्रोसेस है, लेकिन कुछ एक अभी हाल ही में एक न्यूज आई है कि कुछ कहीं पर इक्का दुक्का ऐसे केसेस हैं जो उन्होंने हल किए हैं। ये बड़ा अच्छा काम है, मैं इसका स्वागत करता हूं, लेकिन सच्चाई ये है कि कब्जे जो हैं वो हजारों में हैं और कब्जे केवल जमीनों पर नहीं है, मकानों पर हैं, और जो हमारे मंदिर हैं उनके साथ सटी हुई जमीनें हैं, उनके साथ और कोई श्राइन्स हैं उन पर भी कब्जे हुए हैं। और ये एक बहुत बड़ा एक लंबा काम है सरकार के लिए भी और कश्मीरी पंडित समुदाय के लिए भी कि इस पोर्टल के माध्यम से जो सरकार ने अभी बनाई है, जिनमें रजिस्ट्रेशन करनी है इनकी। ज्यादातर कश्मीरी विस्थापित पंडितों ने इस कदम का, इस स्टेप का वेलकम किया है और कहा है कि ऐसे ही जितनी भी जमीन अवैध रूप से कब्जाई गई है वो छुड़वानी चाहिए और पंडित समुदाय को मिलनी चाहिए। मैं सबसे पहले इस स्टेप का मोदी साहब का वेलकम करता हूं जो उन्होंने ऐसा स्टेप लिया। पहले माइग्रेंट ऑफ सेल ऑफ डिस्ट्रेस एक्ट था, उसके बाद मोदी साहब का मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं इस स्टेप के। देखो कश्मीरी पंडित 30 सालों से निष्कासन की अवस्था में है यहाँ पर, आज तक किसी सरकार ने इसको नहीं देखा, मगर मोदी साहब ने ये करके दिखाया और उन्होंने आज कश्मीरी पंडित के लिए दिखाया। हर हर मोदी, घर घर मोदी, और वाकई कश्मीरी पंडितों के लिए आज मोदी घर घर में आ गया है, जिसके लिए हमने बताया था सरकार को। हम प्रोटेस्ट पर भी थे कि हमारी ज़मीन जो हड़प की गई है इसको हमें वापस दिलाया जाए। जो काम आज हो रहा है, खासकर जो डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग ने किया, वो अच्छा सराहनीय काम है। हम चाहते हैं कि हमारी इंक्रोचमेंट जो ज़मीनों पर हुई है, जायदादों पर हुई है, रिलीजियस प्लेसों पर हुई है, उसको तुरंत छुड़ाया जाए। कश्मीर की मिलिटेंसी ने हमें तबाह बर्बाद किया है, कश्मीर के हालात बिगाड़ दिए हैं, जबकि पॉलिटिकल वर्करों को, सरपंचों को और हमारे जो कश्मीरी पंडित पुलिस वाले भी हैं उनको भी 2-3 आदमियों को मारा गया है। कश्मीर के हालात बेहतर बनाने के लिए सरकार को कदम उठाने चाहिए और जो ये इंक्रोचमेंट हुई है इसको हटाना चाहिए, क्योंकि कश्मीर हम सबों का है, कश्मीरी पंडितों का भी है। हम सरकार से मुतालबा करते हैं, हमने बहुत बार डिमांड दी है कि हमें कश्मीर में बसाया जाए और जो ये इंक्रोचमेंट हुई है, जो हमारी प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ है 32 साल से, हम मांग करते हैं कि हमें वो नुकसान दिया जाए। यही हमारी मांग है और कश्मीर के हालात के लिए हम प्रार्थना करते हैं भगवान से वहाँ नॉर्मल हो जाए और हम सब हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई भाई भाई है। हम एक ही देश के लोग हैं, भारत के लोग हैं और कश्मीर के। दर्शकों, हाल ही में नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट आई है जिसमें जम्मू कश्मीर में 2020 जब पीक पर था कोविड-19, उस दौरान 247 रेप केस के मामले आए। तो आप अंदाजा लगा सकते, वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी थी, एसओपी का पालन जरूरी था। ऐसे में 2020 में जब बिल्कुल पीक पर था कोरोना, उस दौरान भी 247 ऐसे मामले आए हैं। हमने कुछ लोगों से बातचीत की, डॉक्टर से बातचीत की जो मनोचिकित्सक है, डॉक्टर जगदीश थापा, और उनका ये कहना है कि ऐसी परिस्थितियां बन जाती है, लॉकडाउन पेंडेमिक है और इस पेंडेमिक में ऐसी मनोवृत्ति वाले लोग भी समाज में हैं जो इस तरह के मामलों को अंजाम देते हैं।
ये बड़ी चिंता हमें हुई है देख के। ये सर्च बताती है कि जो लॉकडाउन पीरियड है इसमें नियरली 253 रेप केसेस आए हैं। सो जैसे कि इसमें एक वायलेंट बिहेवियर की तरह भी जो है वो बड़ा है, डोमेस्टिक वायलेंस जैसे मैंने बोला, प्लस जो रेप केसेस है इसमें काफी ज्यादा बढ़ोतरी आने की वजह से जो है ये हमें चिंता है, फिक्र है। और इसके लिए क्या वजूहात हैं, क्या कारण रहे, इसके पर सर्च भी होनी चाहिए। और जो लोगों जो इसमें इन्वॉल्व हैं उनकी पर्सनैलिटी कैसी है, उनकी मतलब फैमिली उनमें रेयरिंग कैसी दी गई, वो भी एक चिंता का विषय है। और कुछ गाइडलाइन गवर्नमेंट की तरफ से भी होनी चाहिए कि इन पे सख्ती से सख्ती जो है वो जो सख्त कानून बनने चाहिए ताकि ये जो है चीजें रिपीट ना हो। क्योंकि मैं ये बात कर रहा था कि स्टैंडर्ड फैमिली में भी हमने ये देखा कि एक स्टैंडर्ड फैमिली है, जैसे 2-3 भाई रह रहे हैं, एक ज्वाइंट फैमिली सिस्टम है, उनमें भी रेप केसेस देखे गए हैं। तो लॉकडाउन में ये जो बिहेवियर चेंज आया है जिसकी वजह से सेक्सुअल अब्यूज हुआ है, इवन वायलेंट तरीके का सेक्सुअल अब्यूज भी हुआ है। और ये चीजें जो हैं ये एक वरी है हमें, और इस पे पूरा जो सर्च भी होनी चाहिए। दरअसल जम्मू यूनिवर्सिटी के सोशियोलॉजी विभाग की एचओडी प्रोफेसर विश्वरक्षा से हमने बातचीत की तो उनका ये मानना था कि कहीं ना कहीं ऐसी मानसिकता के लोग अभी भी हैं। चिंता का विषय है कि आखिर लगातार ऐसे मामले क्यों बढ़ रहे हैं। डोमेस्टिक वायलेंस की, घरेलू हिंसा की जो उभर कर आई वो इसलिए कि लॉकडाउन हो गया, लोग घरों में बंद हो गए, मर्द भी घर में बंद हो गए और औरतें भी घर में बंद हो गई। साथ ही साथ बहुत सारी चीजें जो थी वो मिल नहीं रही थी। आज हम जिस स्थिति में हैं, पिछले साल वो स्थिति नहीं थी, स्थिति अलग तरह की थी। लॉकडाउन अनलॉक के उसमें नहीं था, वो लॉकडाउन था। तो बहुत सी महिलाएं जो बाहर जाती थी काम करने के लिए वो घर में रह गई, मर्द जो बाहर जाते थे वो घर में रहे, पैसा आमदनी जो थी वो रुक गई, आमदनी बंद हो गई। अब जब आमदनी बंद हो गई तो फ्रस्ट्रेशन तो अपने आप आती है, परेशानी हो गई, खाने पीने की भी परेशानी हो गई। तो वो जो फ्रस्ट्रेशन है, बहुत बार ऐसा हुआ कि मर्दों ने वो फ्रस्ट्रेशन अपने घर में औरतों पर निकाली। फिर जो कि डोमेस्टिक वायलेंस का जब भी आप कहीं पर भी पढ़ेंगे उसके बारे में या जानकारी हासिल करेंगे तो आप देखेंगे कि डोमेस्टिक वायलेंस में हमेशा ऐसा होता है कि डिस्ट्रेस कॉल्स करना, कि अपने आप को बचाने के लिए औरतें जो हैं वो बहुत सारे सपोर्ट ग्रुप्स को मदद के लिए कांटेक्ट करती थी। आप यहाँ सिचुएशन देखिए कि वो कांटेक्ट भी नहीं कर सकती है क्योंकि वो हर टाइम निगरानी में है, somebody is watching her, क्योंकि घर में बंद। और घर क्या होगा, अगर आप नीचे तबके की बात करेंगे तो छोटा घर है, जगह भी इतनी नहीं है, शायद एक ही कमरे में या एक कमरा और एक रसोई घर में उनको रहना मिल रहा होगा। असिस्टेंट प्रोफेसर काजल कलसी का भी ये मानना है कि कहीं ना कहीं सरकार को भी चिंता करनी चाहिए और समाज को भी अपने दायित्व का निर्वाह ईमानदाराना तरीके से करना चाहिए। क्योंकि ये जो रिपोर्ट है, एक साल में और ऐसे साल में जब पेंडेमिक कोविड-19 पूरे पीक पर था, उस दौरान 247 रेप केस के मामले आने जम्मू यूटी में बड़ा एक अपने आप में एक बहुत बड़ा एक समाज पर एक धब्बा है। नहीं, ये जो रिपोर्ट आई है ये तो सच में बहुत ही गंभीर एक विषय बन के आई है बाहर की। रेप के केसेस जम्मू कश्मीर में, जहां हमने इतना सुना नहीं था रिसेंट टाइम्स में, हम नहीं सुनते थे जम्मू कश्मीर में इतना रेप का केसेस, ऐसा क्राइम वीमेन के अगेंस्ट होता हुआ। बट कोविड के टाइम में सिचुएशन ऐसा हुआ है कि लोग घर पे बैठ के ऐसी रिपोर्ट्स आई कि फ्रस्ट्रेशन कितना बढ़ गया आम आदमी में। घर पे बैठकर जो डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस बहुत इंक्रीज हुए हैं आम आदमी में। हमने घर पे देखा है कि लोग काम न मिलने के कारण बहुत फ्रस्ट्रेट हुए हैं। घर पे जो उनको अपने पार्टनर्स के साथ टाइम ज्यादा बिताना पड़ा है ऑफ डेट इन टाइम्स में, उससे जो है कि फ्रस्ट्रेशन एक ये मुद्दा हो जाता है लोगों में। फ्रस्ट्रेशन का मुद्दा बहुत उभर के बाहर आता है। उसके बाद बेरोजगारी का जो मुद्दा है वो बहुत एक आप सामने उभर के आता है। और जो अंडरलाइन जो एक पेट्रियार्की है सोसाइटी की, वो इसमें बाहर उभर के आई, जो पितृसत्ता टाइप की हमारी सोसाइटी में है,
वो इस कोविड के टाइम में ज्यादा उभर के हमें दिखी है कि कैसे लोग घर पे रह के अपने पार्टनर्स के साथ अब्यूजिव हो गए, जो अपना एक गुस्सा है बेरोजगारी का या काम ना मिलने का, वो अपने पार्टनर्स पे निकाल दे। और कहीं ना कहीं सिंस हम एक पेट्रियार्कल सोसाइटी में रहते हैं, तो ये विमेन पे होता हुआ बहुत दिखाई दिया है कि कैसे एक जो मेल है फैमिली का, वो सारा का सारा गुस्सा, सारा का सारा फ्रस्ट्रेशन जो है वो विमेन के ऊपर वेंट आउट करते हैं। दर्शकों, प्रिया शेट्टी फॉर्मर मिनिस्टर है, बीजेपी की नेता है। उनका ये कहना है कि यहाँ पर भी विमेन कमीशन होना चाहिए, जैसे बाकी स्टेट्स में होता है, अपना विमेन कमीशन हो ताकि तत्काल प्रभाव से कार्रवाई हो सके। एक बहुत ही गंभीर विषय है और उसको बार बार हमने एलजी साहब के सामने भी प्रदर्शित किया है। हमने मांग रखी थी माननीय एलजी साहब से कि यहाँ पर विमेन कमीशन एग्जिस्ट नहीं करता। जैसे यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली का एक अलग से विमेन कमीशन है यूनियन टेरिटरी का, वैसे ही जम्मू कश्मीर का भी जब एब्रोगेशन हुआ 370 का 5 अगस्त 2019 में, उसके बाद ये विमेन कमीशन जो था खत्म हो गया था। आज हम दोबारा गुहार लगा रहे हैं कि इस विमेन कमीशन को दोबारा से एस्टैब्लिश किया जाए, इसको दोबारा से मान्यता दी जाए और जम्मू कश्मीर की यूनियन टेरिटरीज को यहाँ पे इसके टेरेन को देखते हुए कि विमेन के ऊपर वायलेंस की घटनाएं बढ़ रही हैं, मॉलेस्टेशन की घटनाएं बढ़ रही हैं, क्राइम अगेंस्ट विमेन जो है वो भी बढ़ रहा है। हमारी मांग है एलजी साहब से, अगर आप वो नहीं करवा सकते, कम से कम हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक वुमेन सेल खुलवा दीजिए ताकि एक महिला गुहार लगाकर उस वुमेन सेल में जा सके और अपनी जो गुहार को जो है वो लगा सके। तो दर्शकों, बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए। मुझे दीजिए इजाजत।